हेलो एवरीवन। आज है 29 मई और हमारे पास आज 3 आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले आज का कोट्स है कि barely a man teaching his child manners is better than giving one bushels of grain in alms। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि एक आदमी को अपने बच्चों के लिए बेहतर है कि वो उसको माल छोड़ के लिए जाए, उसके लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी छोड़ करके जाए, उसके लिए अनाज छोड़ करके जाए, उसके लिए ऐशो आराम की चीज़ें छोड़ करके जाए। बेहतर है कि वो उसको पढ़ा लिखा करके शिक्षित और काबिल बना करके जाए। और भले ही उसको इस बात का खौफ हो कि मेरे जाने के बाद अगर मैं माल छोड़ करके नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। उसे ये डर छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसे ये फ़िक्र होनी चाहिए कि अपने बच्चों को, आने वाले नस्लों को वो इतना काबिल, इतना अक्लमंद, स्किलफुल, हुनर और इतना तरबियत दे करके जाए कि आने वाले नस्लों के पास अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो ये शिक्षा ही उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो ठीक है, ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। तो जीएस पेपर 3 में ये टॉपिक कवर होता है, ठीक है। और आज का ये टॉपिक है फ्रॉम ए स्टैंड ऑफ टू स्टेलमेट। तो ये क्या है? तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो ये सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, ठीक है, ये इसमें कवर हो जाएगा। तो सवाल ये है कि सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो देखिए, अभी इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है चल रहा है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर डिस्प्यूट ये देखेंगे कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ कहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है। तो भारत और चाइना के बीच के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको तीन कैटेगरी में बांट करके आप देख सकते हैं। एक है वेस्टर्न, जहाँ पर 2150 किलोमीटर है, और एक है मिडिल जहाँ पर 625 है, और एक है ईस्टर्न, ठीक है, ये 1140 है। इतना जो है ये तीन कैटेगरी में आप बांट करके देख सकते हैं जहाँ पर भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो सबसे पहले अभी कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। अभी ये टॉपिक क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका वजह क्या है? तो वजह यह है कि भारत ने DBO रोड, ठीक है, ये है दौलत बेग ओल्डी रोड, इसका भारत ने इनॉग्रेशन किया। 15 साल से इस जो है रोड के कंस्ट्रक्शन को लेकर भारत कंसर्न था, और भारत ने जाकर के इस रोड को कंप्लीट किया और इनॉग्रेशन किया। तो ये रोड जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि दौलत ये है कहाँ पर। ये है गलवान वैली के पास है, ठीक है, और यहीं पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है। तो चाइना पहले से ही अपने साइड में बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अपने सीमा के पास जो है बना चुका, और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पहले से जो है वो कंस्ट्रक्शन कर चुका है। अब भारत जब इसकी और कंस्ट्रक्शन वहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है, तो अब चाइना को इससे दिक्कतें हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे पहला वजह है दौलत बेग रोड, ठीक है, दौलत बेग ओल्डी रोड, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, और इसके इनॉग्रेशन के वजह से ही ये डिस्प्यूट शुरू हुआ। तो ये बात भी समझ में आ गई कि चाइना साइड में, चाइना के बॉर्डर के आसपास वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना ने बहुत ही अच्छा से पहले ही जो है, यानी कि चाइना प्लस पॉइंट में है। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर भारत के मुकाबले में बहुत अच्छा है बॉर्डर के पास। और भारत अभी जो रोड जो भी इनॉग्रेशन किया, तो इसके वजह से जो है चाइना के साथ जो है एग्रेशन, जो है चाइना के एग्रेशन देखने को मिला, ठीक है। तो ये ख़ास वहीं पर है, गलवान वैली के पास ये इलाका है,
ठीक है, मैप में जा कर के आप तलाश कीजिएगा। तो ये बात है कि देखिए, तो पहले ये देखेंगे कि ये टेंशन इतना बढ़ कैसे गया। ठीक है, क्योंकि दोनों देश के बीच में जो है फेंसिंग नहीं है, कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ है हमारा। तो फिर ये मतलब ये क्या है, मतलब ऐसा कैसे हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये समझें कि यहाँ पर एक वर्ड है, देखिए स्टेलमेट। स्टेलमेट, तो स्टेलमेट देखिए समझना पड़ेगा। देखिए चाइना की क्या पॉलिसी होती है कि चाइना के साथ आप बॉर्डर डिस्प्यूट अभी सेटलमेंट कर लेते हैं, फिर दूसरा बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। वजह क्या है कि चाइना का जो पॉलिसी होता है वो स्टेलमेट पॉलिसी होता है। ये स्टेलमेट क्या होता है कि जैसे कि चाइना का ट्रूप जैसे कि इंडियन टेरिटरी के पास जैसे 2 किलोमीटर जो है पुश कर गया, यानी कि फेंसिंग तो है नहीं, 2 किलोमीटर आगे बढ़ गया और वहाँ पर जा कर के टेंट वगैरह गाड़ करके, समझ रहे बात। अब फिर कुछ समय के बाद फिर कुछ दूर आगे बढ़ गया, कुछ दूर आगे बढ़ गया, कुछ दूर आगे बढ़ गया, तो इसको कहा जाता है स्टेलमेट। यानी कि चाइना की ये पॉलिसी होती है कि वो धीरे धीरे दूसरे टेरिटरी के ऊपर जो है चढ़ता चला जाता है, मतलब धीरे धीरे, मतलब बहुत स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस में स्टेलमेट करता है, तो इसी को स्टेलमेट कहा जाता है। तो चाइना के साथ जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट करना ऐसे देश के साथ जो स्टेलमेट की पॉलिसी अपनाता है, तो ये आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सेटलमेंट आप करेंगे दूसरा सेटलमेंट फिर खड़ा हो जाएगा। तो ये है वजह। और फिर देखिए इससे पहले कि देखिए इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल देखिए, चाइना का मतलब स्टेलमेट का एग्जाम्पल आपको देखिए कि 1950 से 1962 यानी कि 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और उतना 1947 से लेकर के 1962 में चाइना के साथ जो हमारी वार हुई, ये वार होने का कारण क्या था। वार होने का मेन कारण यही था कि चाइना पूरी तरीके से कश्मीर और लद्दाख के टेरिटरी के ऊपर बहुत दूर चला आया। ठीक है, और ये भारत के लिए कंसर्न था, और चाइना के साथ जो है ये स्टेलमेट पॉलिसी की वजह से ही 1962 में वार हुआ। इसी तरीके से 2002 में आप देखिएगा कि चाइना ने जो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, मतलब 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो जब ऐसे करते करते जो अपना मैप जब इन्होंने इशू किया, तो उसने कई सारे वेस्टर्न टेरिटरी को जो कि भारत के अंदर है, उसमें अपने उस मैप में उन्होंने अपना शो करके दिखाया। ठीक है, तो ये चीज़ था। 2007 में भी इन्होंने लद्दाख और सिक्किम को लेकर जो है ये पॉलिसी जो है इनका स्टेलमेट वाला चल रहा था। 2017 में जो डोकलाम इशू हुआ, इनका यही पॉलिसी के वजह से ये इशू हुआ कि हमारे वहाँ पर सोल्जर कह रहे थे कि हमारी टेरिटरी है, आप यहाँ से जाइए। तो इस वजह से जो है वहाँ पर जो है क्लैश दोनों के बीच में हुआ। तो ये चीज़ें जो है स्टेलमेट पॉलिसी आप देख रहे हैं कि चाइना की ये पॉलिसी होती है, समझ रहे बात। तो ये चाइना का है। तो प्रोटोकॉल लोकल कमांडर इंफॉर्म की जगह भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो तो एक दूसरे के कमांडर को एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट काम करना चाहिए। लेकिन चाइना की एक और रणनीति क्या होती है कि जब इस तरह का एग्रेशन चाइनीज़ मिलिट्री दिखाता है, यानी कि स्टेलमेट करता है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, तो अचानक से जब डिस्प्यूट सेटलमेंट यानी कि हमारे कमांडर जब चाइनीज़ कमांडर से बात करना चाहते हैं, तो चाइनीज़ कमांडर अक्सर क्या करते हैं, वो फ़ोन रिसीव नहीं करते, समझ रहे। यानी कि ये सेटलमेंट बना हुआ है, देखिए आप यहाँ पर सेटलमेंट पहले से बना हुआ है, लेकिन क्या होता है कि ये पहले से जो है इनकी नीयत ख़राब होती है और बायलैटरल मिलिट्री रिलेशन को इग्नोर करते हैं, वो फ़ोन रिसीव नहीं करते। एनुअल डिफेंस डायलॉग होता है, ठीक है। यानी कि देखिए 1986 1987 में देखिए हमारा लोकल कमांडर जो है मीटिंग, ये जब कांटेक्ट किया जाता है तो चाइना उसको इग्नोर करता है, फ़ोन रिसीव नहीं करके जो है चाहता है वो एग्रेशन जो मिलिट्री दिखाती है वहाँ पर, वो उस चीज़ को एक्सेलरेट करना चाहता है। 1986 1987 में फिर ये चीज़ था जो
जो स्थिति अभी बनी है, जैसे कि एक ब्रिगेड साइज फोर्स जो है हमारे डिस्प्यूट टेरिटरी के ऊपर, जहाँ पर चाइना जो है एग्रेशन दिखा रहा है, हमारे ब्रिगेड साइज फौज, एक ब्रिगेड के अंडर में तकरीबन 5,000 फौज की तादाद होती है। तो 5,000 फौज की तादाद हमारी तरफ से है, भारत की तरफ से, और 5,000 की फौज जो है ब्रिगेड साइज चाइनीज़ टेरिटरी के ऊपर भी है। तो ये जो है ये 1986 में ये ऐसा हुआ था, और 1993 के बाद से लेकर अभी देख लीजिए 30 साल बिफोर अगर हम जा कर के देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में अभी तक कोई ऐसा कह लें कि कंसर्न तो हुआ, कई सारे कंसर्न हुए, लेकिन एक भी फायरिंग नहीं हुई। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये एक रिलेशन को जो टॉक के ज़रिए, जो बायलैटरल इशू डायलॉग के ज़रिए जो हल हो सकता है, तो ये चीज़ जो है भारत की तरफ से हमेशा यही कोशिश रही कि डायलॉग करके इशू को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो लेकिन चाइना का हमेशा से एग्रेशन ये देखा जाता है कि चाइना जो है स्टेलमेट करके आगे बढ़ता चला जाता है, और फिर उसको अपने मैप में शो करके दिखाता है, और फिर चाइनीज़ मिलिट्री जो है उसको फिर हमारा डिस्प्यूट जो है हो जाता है। समझ रहे बात, ये वजह हो जाती है। 1986, 97, 87 में ऐसा हुआ था। एक ब्रिगेड साइज, अभी जिस तरीके से हमारे टेरिटरी के ऊपर जो अभी जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति जो है 1986, 1987 में 5,000 फौज जो है फर्स्ट टाइम, मतलब बिफोर अगर जा करके देखें तो ऐसा हुआ था। तो देखिए पीस सेटलमेंट है हमारे पास, यानी कि चाइना और इंडिया के लिए 1993 में ये बनाया गया था कि दोनों ट्रूप बैठ करके आपस में डायलॉग के जरिए जो है हल कर सकते हैं। और इसके पहले भी जो है कर चुके हैं, जैसे डोकलाम का जो मसला था, और सेमडोंगचू 1986 का जो मसला था। तो ये सब जो डायलॉग के जरिए जो है कर चुके थे, और अभी भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मीटिंग करना चाहिए, दोनों कमांडर को, ब्रिगेड्स को मीटिंग करके, कन्वर्सेशन करके डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो बेहतर यही होगा, क्योंकि ये दोनों के हक में बेहतर है। और जो चाइना की जो एक्सटेंशन जो पॉलिसी है, भारत को इसके लिए बहुत ही सतर्क, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन अभी भारत को चाइना के साथ टेंशन रेज्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और चाइना के साथ जो है कन्वर्सेशन करके बायलैटरल डायलॉग से उसको हल करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब जीएस पेपर 3 में ये काम आएगा, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो कहा जा रहा है कि हमारा इंपोर्ट जो है 60% कोलैप्स कर गया। 60% हमारा जो इंपोर्ट हम कर रहे थे वो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिवाय अगर दो चीज़ों को छोड़ दे, आयरन और फार्मास्यूटिकल चीज़ें जो हम दूसरे देशों से रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करते हैं, आयरन फार्मास्यूटिकल छोड़ करके। और हमारा एक्सपोर्ट भी जो है तकरीबन जो है 91%, अप्रैल के महीना में 91% हमारा एक्सपोर्ट फॉल हो गया। और नहीं, मई का मतलब 91% है, और इससे पहले अप्रैल का जो है 30 था, लेकिन मई जो है अचानक से 91% जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है कम हो गया। देखिए भारत सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है, भारत सबसे ज़्यादा गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, भारत सबसे ज़्यादा मसाला एक्सपोर्ट करता है। तो गारमेंट्स की पकड़ जो है भारत की सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा है। तो अब क्या है कि भारत का अगर एक्सपोर्ट गारमेंट्स में अगर फॉल करता है, ठीक है, 91%, तो गारमेंट्स इंडस्ट्रीज में भारत करोड़ों जॉब देता है, लाखों करोड़ों जॉब है। तो ये उन जॉब, आप देख लीजिए, उन वर्करों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, पहले से ही हमारा जो है स्थिति डाउनफॉल है, और अब इस तरीके से एक्सपोर्ट हमारा ये डाउनफॉल होना, ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका देखिए रीज़न सबसे पहला कि मलेशिया, इंडोनेशिया और जैसे देशों के साथ भी जो हमारा एक्सपोर्ट रहा है, तो देखिए हमारा एक्सपोर्ट हमेशा जो है माइनस में ही रहा है, यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। चाइना के साथ तो हमारा तकरीबन $86 बिलियन का जो है सरप्लस जो है माइनस में है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट चाइना के साथ, चाइना का सरप्लस है, चाइना का एक्सपोर्ट हमारे साथ बहुत ज़्यादा सरप्लस है। मलेशिया का एक्सपोर्ट भी सरप्लस है, इंडोनेशिया का भी शायद सरप्लस है। तो ये चीज़ें जो है, भारत का एक्सपोर्ट पहले से ही जो स्थिति ख़राब थी, और अब जो ऐसी स्थिति बनी है, तो इसके वजह से और बुरी हो गई है।
डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट भी बाहर से तभी आती है जब आपके मार्केट में डिमांड होता है। तो लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन बीत चुका है। अब कोई भी एफडीआई हमारे देश में अभी देखिए अट्रैक्शन नहीं है, स्थिति लॉकडाउन में कहीं भी अट्रैक्शन नहीं कहा जा सकता। तो इस वजह से हमारे जो इतनी बड़ी आबादी है, हमें सबसे ज़्यादा जो है इसका हमारे अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कि डिमांड और इन्वेस्टमेंट ये दोनों के बीच में जो है मिसमैनेजमेंट जो है हो गया, ये भी रीजन है। ठीक है। और ग्लोबली सप्लाई चेन देखिए डिसरप्टेड हो गया लॉकडाउन की वजह से। पूरे जो है बहुत बड़ी जो कह लें कि लॉकडाउन में जो है आधी से ज़्यादा दुनिया लॉकडाउन में है। तो ये लॉकडाउन की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ये पूरी तरीके से जो है गड़बड़ हो जाने की वजह से जो है भारत का जो कह लें कि एक्सपोर्ट जो है फॉल हो गया और ये जो है परेशानी हम देख रहे हैं। सेल्फ रिलायंस, देखिए भारत सरकार ने सेल्फ रिलायंस की बात की है कि आत्मनिर्भर भारत बनना जो है संकल्प रखा गया है। तो ये भी हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट घटने का कारण ये भी है। जब हम सेल्फ रिलायंट जैसे आत्मनिर्भर जैसा नारा या फिर ऐसे स्कीम ऐसा संकल्प लेते हैं तो दूसरे देश भी इस चीज़ को जो है वॉच करती है और दूसरे देश से भी एफडीआई आना जो है कम हो जाता है। दूसरे देश भी तो ये कंसर्न हो जाता है कि आप सेल्फ रिलायंट कर रहे हैं तो आप हमसे कम एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनके लिए भी ये कंसर्न बन जाता है। तो ठीक है, तो ये सब रीज़न कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था भी एक्सपोर्ट जो हमारा मिसमैनेजमेंट हुआ और जो हमारा इंपोर्ट जो फॉल हुआ। इंपोर्ट तो फॉल होना देखिए एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो हमारी नेसेसरी चीज़ें जो इंपोर्ट हम करते हैं और जिसको रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं और उसमें जो है वैल्यू एडिशन करके दूसरे मार्केट में जा कर के बेचते हैं तो इससे हमारा फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ मिसमैनेजमेंट होकर के जिसके वजह से जो है जॉब लॉसेस और कई सारे जो है प्रभाव जो हमारी अर्थव्यवस्था पर हो रही है। तो गवर्नमेंट ने मेजरमेंट लिया है, इम्प्रूवमेंट किया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। आप जाके सर्च कीजिएगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक कितना है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है और किस पैरामीटर के ऊपर जो है ईज़ ऑफ डूइंग का रैंक दिया जाता है। आप जा कर के सर्च करके कोशिश करना कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का जो है दिया गया है, इनको लोन देने की फैसिलिटी दी गई है। इनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए जो है काम किया गया है और 6 महीना के लिए जो है एक्सटेंशन कर दिया गया आउटवर्ड रेमिटेंस। आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है कि जैसे कि जिस तरीके से हमारे देश के लोग बाहर में रहते हैं तो वहाँ जो वो कमाते हैं वो उनका रेमिटेंस होता है और वो हमारे देश में भेजते हैं तो वो रेमिटेंस होता है। उसी तरीके से हमारे देश में जो फॉरेन लोग रहते हैं जो काम करते हैं तो वो भी जो पैसा अपने कंट्री में भेजते हैं वो डॉलर में भेजते हैं या फिर अपने करेंसी में भेजते हैं। तो वो क्या होता है, वो आउटवर्ड रेमिटेंस होता है। तो आउटवर्ड रेमिटेंस को 3 महीना के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट अर्थव्यवस्था के लिए लिया जा चुका है। तो देखिए कहा जा रहा है कि ये काफ़ी नहीं था और जहाँ तक जो सरकार जो स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंसमेंट करी है 3 लाख करोड़ ही तक जो है उद्योग के लिए जो है ये काफ़ी नहीं है। और दूसरे देशों के मुकाबला में जो पैकेज अनाउंसमेंट किया गया वो उस हिसाब से हमारे इतने बड़े देश के लिए, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया है ये पैकेज और बड़ा होना चाहिए और इनिशिएटिव इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत थी ताकि आने वाले समय में जो स्लो डाउन की स्थिति बनी हुई है इससे उबारा जा सके। ठीक है, तो अगला टॉपिक है GS3 में काम आएगा इंडिया नेपाल रिलेशन। देखिए इंडिया नेपाल से संबंधित काफ़ी डिटेल से हमने टॉपिक डिस्कस किया था। तो देखिए पहले आप समझिए कि ये क्या है। 1996 में ट्रीटी ऑफ महाकाली, देखिए महाकाली हो गया और सबरामती हो गया या फिर काली हो गया, ये सब उसी जगह को कहते हैं। काला पानी जो जगह है ना उसी को कहा जाता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये कंसर्न चाइना ने काला पानी को लेकर ये कंसर्न कब से मतलब रेस्ट कब से हुआ, ये ओरिजिन कब से हुआ। तो सबसे पहले पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हमारा था
जो 1996 में शुरू किया गया था। तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद 1997 में 1997 में इसके बाद जो है चाइना ने काला पानी का इशू को जो है रेस्ट किया। उन्होंने इसको अपना टेरिटरी बताया। देखिए, इसके बारे में हम डिटेल्स में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1947 के भारत में ये एरिया इंडियन टेरिटरी का पार्ट था, लेकिन ये रेज्ड इशू 1997 के बाद ये टॉपिक जो है नेपाल रेज्ड करता है कि काला पानी जो है ये इलाका नेपाल के टेरिटरी 1997 से नेपाल जो है इसको क्लेम कर रहा है। ठीक है। और देखिए, नेपाल और इंडिया के बीच में ज्वाइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी सेटअप है, 1981 में बनाया गया था। और जहाँ तक बात है, इस कमेटी ने बहुत ही अच्छा काम किया। दोनों नेपाल और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा ये मैकेनिज़्म काम किया। और जहाँ तक देखा जाए तो 98% डिस्प्यूट सेटलमेंट ये इन्होंने कर लिया। और सिर्फ दो चीज़ों को लेकर, दो स्थान को लेकर कह लें कि थोड़ा सा दोनों के बीच में तनाजात है, सुस्ता और काला पानी, ये इलाका लेकर ये कंसर्न है। तो पिछली बार भी हमने ये बात कहा था कि चाइना के साथ हम यूनिलैटरली और एग्रेसिवली रिएक्शन नहीं दे सकते। चाइना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट पर, एक स्ट्रेटजिक लोकेशन पर कंट्री है वो। चाइना के एग्रेशन को रोकने के लिए, चाइना के पल्लू में जाने के लिए हमें नेपाल को एक बहुत ही फ्रेंडली और बायलैटरली और एक अच्छा रिलेशन हमको मेंटेन करके रखना है, फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना है। क्योंकि नेपाल के साथ हम एग्रेशन नहीं हो सकते, क्योंकि नेपाल ये हमारे आने वाली फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेपाल के साथ जो है भारत रिश्ता ख़राब नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको हमेशा अगर पेपर में लिखने की हो तो ये चीज़ आप पुट कर सकते हो कि नेपाल के साथ भारत कभी भी एग्रेसिव होकर के स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नेपाल के साथ नहीं इस तरीके से हम देखिए, नेपाल का कुछ है, उनका पॉलिटिकल मामला है। नेपाल में जो भारत एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो रेज्ड होती है, ये उनकी पॉलिटिकल इशू है। जिस तरीके से हमारे देश में पाकिस्तान का मुद्दा उठा करके पॉलिटिशियन नेता जिस तरीके से लोगों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसी तरीके से नेपाल के अंदर भी नेपाली गवर्नमेंट क्या करती है, नेपाली पॉलिटिशियन इंडिया कार्ड खेलती है। इंडिया को जो है एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करके वो जो है वोट को मोबिलाइज करने की कोशिश करती है। समझ रहे ना बात? तो ये पॉलिटिशियन का खेल है। और जहाँ तक बात है कि 1950 में हमारा इंडिया नेपाल पीस ट्रीटी भी है, और ये पीस ट्रीटी के वजह से नेपाल और इंडिया का ट्रेड जो है फ्री होता है। नेपाल और इंडिया का लोग जो है यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं। एक हमारे गोरखा रेजिमेंट से नेपाली गोरखा रेजिमेंट्स हमारे आर्मी पर्सन में आर्मी में सर्व करती है। और इसको लेकर देखिए कंसर्न भी है कि हमारे मनोज नरवणे जो हमारे आर्मी चीफ है, इन्होंने एक कमेंट दिया था कि नेपाल की जो ये गतिविधियां हैं, ये नेपाल किसी के इशारे पर ये सब कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट को वहाँ के पॉलिटिशियन ने वो जो विपक्षी पार्टी पॉलिटिशियन है, उन्होंने कितना बैडली जो है इनको इस स्टेटमेंट के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कह कर के मनोज नरवणे साहब जो है गोरखा रेजिमेंट्स जो इंडियन आर्मी में सर्व करती हैं, नेपाली गोरखा रेजिमेंट्स, इनके सेंटिमेंट को हर्ट पहुंचाया। देखिए, ये बात ही नहीं आती, गोरखा रेजिमेंट्स कहाँ से आ गया, आर्मी कहाँ से आ गया। मनोज नरवणे ने जो कमेंट किया वो नेपाल के लिए। तो इस तरीके से हम एग्रेशन नहीं शो कर सकते नेपाल के साथ, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़का करके वहाँ पॉलिटिकल गेन करने के लिए ये सब जो है करते हैं। तो भारत को जो है एग्रेशन नहीं देना चाहिए, ये चीज़ जो है ध्यान में रखना चाहिए। ओली साहब ने 2017 में इलेक्शन जीता था, और ओली साहब का ये प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं कि देखिए अभी क्या हुआ कि जो नया मैप जो रिलीज किया गया नेपाल की तरफ से, अब देखिए क्या है, 335 स्क्वायर किलोमीटर वो टेरिटरी जो 170 साल से नेपाली नक्शे में नहीं आता था। अभी जो नया मैप जो इशू किया गया ओली साहब के जरिए,
हालांकि नेपाली कैबिनेट ने, नेपाली पार्लियामेंट ने उसको पास नहीं किया है, लेकिन 170 साल से वो टेरिटरी 35 स्क्वायर किलोमीटर कभी नेपाल ने अपनी टेरिटरी में शो नहीं किया था, और अभी जो शो किया गया है इसमें वो भी है। समझ रहे बात? तो ये चीज़ को इंडिया को बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही वाइजली इसको सॉल्व करने का है। और क्योंकि नेपाल जो है वहाँ पर हमको समझना पड़ेगा, नेपाल चाइना कार्ड भी खेलने की कोशिश करता है। जितने भी छोटी कंट्री है ना, वो आसपास में जो भारत के करीब में है, वो चाइना कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये कहते हैं कि चाइना, भारत से इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, भारत से उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, और यही उम्मीदें के वजह से अगर उन उम्मीदों के ऊपर भारत नहीं खरा उतर पाने के मतलब स्थिति में होता है, तो चाइना कार्ड ये लोग खेलते हैं। ये चाइना के पाले की तरफ जो है झुकाव चाइना की तरफ होने लगता है, तो भारत को मजबूरन जो है ये चीज़ जो है बड़ा मजबूर हो जाते भारत, है ना। बिग ब्रदर के होने के नाते जो है काफ़ी कुछ सहना पड़ता है भारत को। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री, नेबर फर्स्ट हुड पॉलिसी भी इनका है कि हम पड़ोसियों के साथ सबसे अच्छा हमारा पहले रिश्ता होगा, सबसे पहले पड़ोसी। तो इसको लेकर के हमें नेपाल के साथ उसी फ्रेंडली, बायलैटरल, कोलैटरल इंगेजमेंट करना चाहिए और उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। और देखिए, रिश्ते तो बहुत ही अच्छे थे पहले से नेपाल के साथ, लेकिन 2015 में जब नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जा रहा था, तो उसमें कह लें कि मैथाली कमेटी के लोगों के लिए भारत ने कंसर्न रेज किया था कि मैथाली लोगों के राइट्स को जो है, प्रतिनिधित्व को जो है ध्यान में रखा जाए। तो ये नेपाली गवर्नमेंट ने जो है ये अपनी सॉवरेनिटी, अपनी सार्वभौमिकता के ऊपर एक ठेस जान करके ये जो है गलत इसको स्टेटमेंट को कल्टीवेट करके इसको जो है हाईलाइटेड करके समझ लीजिए कि वहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा किया, जिसकी वजह से अनऑफिशियल ब्लॉकेज भी लगा था, और जिसकी वजह से भारत और इंडिया नेपाल के बीच में ये स्थिति जो है, रिश्ते बहुत ख़राब हो गए थे 2015 से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो भारत को बहुत ही अलर्ट होने की ज़रूरत है, बहुत ही वाइजली डील करने की ज़रूरत है। नेपाल जैसे देश के साथ हम रिश्ता ख़राब नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप मैं आज कुछ अटक गया, लेकिन डोंट वरी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है आप बिल्कुल आपके परीक्षा के हिसाब से, आपके पेपर के हिसाब से मेरी कोशिश होती है मैं फालतू के डिस्कस ना करूं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, और जो काम की बात है वही करूं। ठीक है, थैंक यू, शेयर कीजिए।